प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इस पुनर्मूल्यांकन श्रृंखला के भाग 6 में आपका स्वागत है। आज की श्रृंखला का मुख्य विषय है अपभ्रंश काव्य। हिंदी साहित्य के आदिकाल से परीक्षक जब भी प्रश्न पूछते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो या फिर नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, तब परीक्षकों का प्रिय क्षेत्र अपभ्रंश काव्य ही होता है। इसकी महत्ता इससे सिद्ध हो जाती है कि वर्तमान हिंदी का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। अतः अपभ्रंश केवल भाषाई संक्रमण का काल नहीं है, बल्कि यह हिंदी साहित्य की आधार भूमि है और यहीं से आधुनिक हिंदी काव्य परंपरा की दिशा तय होती है। अतः आपसे अपेक्षा है कि वीडियो अंत तक देखेंगे और प्रश्नों को स्वयं हल करने की चेष्टा करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ध्यान दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय संवत में न बताकर ईस्वी सन में कब से कब तक मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल समय सीमा संवत में न बताकर ईस्वी सन में कब तक मानी है। विकल्प ए 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी, विकल्प बी 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी, विकल्प सी 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी, विकल्प डी 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी और विकल्प ई 650 ईस्वी से 1100 ईस्वी। ध्यान दीजिए, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा संवत में न बताकर ईस्वी सन में कब से कब तक मानी है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का प्रारंभ राजा मुंज और भोज के समय संवत 1050 से और समाप्ति राजा हमीरदेव के समय संवत 1375 तक मानी है। संवत में 1050 से 1375 तक मानी है, अतः ये विकल्प तो नहीं होगा। अब संवत और ईस्वी सन में जो अंतर होता है उसके हिसाब से इसका सही उत्तर होगा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने अपभ्रंश को व्याकरणिक दृष्टि से भिन्न मानते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित करने का विरोध किया है। किस विद्वान ने अपभ्रंश को व्याकरणिक दृष्टि से भिन्न मानते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित करने का विरोध किया है। विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी रामविलास शर्मा, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी राहुल सांकृत्यायन, विकल्प ई श्याम सुंदर दास। किस विद्वान ने अपभ्रंश को व्याकरणिक दृष्टि से भिन्न मानते हुए भिन्न मानते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित करने का विरोध किया है। ध्यान दीजिएगा, विरोध किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या श्याम सुंदर दास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा, यानी विकल्प बी। रामविलास शर्मा का तर्क था कि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए इसे हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, जबकि राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके पक्ष में थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भयाड़ी ने स्वयंभू को किस उपाधि से विभूषित किया है? विकल्प ए अपभ्रंश का व्यास, विकल्प बी अपभ्रंश का भवभूत, विकल्प सी अपभ्रंश का कालिदास, विकल्प डी अपभ्रंश का पाणिनि, विकल्प ई कवि कुल तिलक। स्वयंभू को उनकी काव्य प्रतिभा के कारण डॉक्टर भयाड़ी ने अपभ्रंश का कालिदास कहा है। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भयाड़ी ने अपभ्रंश का कालिदास कहा है। डॉक्टर भयाड़ी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी अपभ्रंश का कालिदास। इसके अतिरिक्त इन्हें अपभ्रंश के वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि स्वयंभू को अपभ्रंश के वाल्मीकि या अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 63 महापुरुषों शलाका पुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? विकल्प ए पौंचरी, विकल्प बी महापुराण,
विकल्प सी जसहर शरीफ, विकल्प डी भविष्यत कहा, विकल्प ई उपदेश रसायन रास। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महापुराण। महापुराण का एक और नाम है 63 महापुरुष गुणालंकार। यह एक विशाल प्रबंध काव्य है जिसमें 63 महापुरुषों, जिनमें तीर्थंकर और रामकृष्ण भी शामिल है, का जीवन चरित्र वर्णन है। और इसको लिखा किसने था? तो इसको लिखा था पुष्पदंत ने। ध्यान दीजिएगा, महापुराण किसने लिखा था? पुष्पदंत में, जिसमें 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। इसमें कितने दोहों का संकलन है? विकल्प ए 202 है, बी 250, सी 302 है, डी 102 है और ई 502 है। श्रावकाचार किसने लिखा था? देवसेन ने श्रावकाचार को लिखा था। तो देवसेन कृत श्रावकाचार में कितने दोहे हैं? तो देवसेन कृत श्रावकाचार में 250 दोहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 250 दोहे, जिसमें श्रावक धर्म यानी गृहस्थ धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के किस कवि को अभिमान मेरु की उपाधि प्राप्त थी? अपभ्रंश के किस कवि को अभिमान मेरु की उपाधि प्राप्त थी? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद या अब्दुल रहमान? अपभ्रंश के किस कवि को अभिमान मेरु की उपाधि प्राप्त थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी पुष्पदंत। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा था। इसके अलावा उन्होंने खुद को काव्य कुल तिलक और काव्य रत्नाकर की संज्ञा भी दी थी। वे पहले शैव थे और बाद में जैन बने। तो अपभ्रंश के किस कवि को अभिमान मेरु की उपाधि प्राप्त थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी पुष्पदंत। अभिमान मेरु, पुष्पदंत, और ये उन्होंने स्वयं को उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हमीर रासों के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हमीर रासों के रचयिता कौन है? ध्यान दीजिएगा, हमीर रासों का रचयिता पूछा है आचार्य शुक्ल के अनुसार। आचार्य शुक्ल के अनुसार हमीर रासों के रचयिता कौन है? विकल्प ए जज्जल, बी सारंगधर, सी नल्ल सिंह, डी केदार और ई मधुकर कवि। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आचार्य शुक्ल हमीर रासों के रचयिता सारंगधर को मानते थे। आचार्य शुक्ल हमीर रासों के रचयिता सारंगधर को मानते थे। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी सारंगधर। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि राहुल संकृत्यायन के अनुसार इसके रचयिता जज्जल थे। जज्जल किसके अनुसार थे? राहुल संकृत्यायन के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी सारंगधर। अगर प्रश्न में आएगा कि राहुल संकृत्यायन के अनुसार हमीर रासों का रचयिता कौन है, तब उस प्रश्न का सही उत्तर होगा जज्जल। अगला प्रश्न, हिंदी में 12 मासा या खट ऋतु वर्णन की परंपरा की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? हिंदी में 12 मासा या खट ऋतु वर्णन परंपरा की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? बीसल देव रासो, पौम चरिव, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो या पदावली? प्रश्न एक बार फिर सुनिए, हिंदी में 12 मासा या खट ऋतु वर्णन की परंपरा की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? बीसल देव रासो, पौम चरिव, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो या पदावली? 12 मासा वह काव्य होता है जिसमें 12 महीनों का वर्णन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 12 मासा की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संदेश रासक। संदेश रासक की रचना किसने की थी? अब्दुल रहमान ने। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक हिंदी में 12 मासा या खट ऋतु वर्णन की परंपरा शुरू की थी। अगला प्रश्न है, हरिशेर ने अपनी रचना धर्म परीक्षा में अपभ्रंश के किन 3 महान कवियों का उल्लेख किया है? हरिशेर ने अपनी रचना धर्म परीक्षा में अपभ्रंश के किन 3 महान कवियों का उल्लेख किया है?
विकल्प ए स्वयंभू पुष्पदंत धनपाल, विकल्प बी स्वयंभू पुष्पदंत चतुर्मुख, विकल्प सी सरहपा लुईपा कण्हपा, विकल्प डी जो इंदु राम सिंह हेमचंद या विकल्प ई विद्यापति जगनिक चंद्रबरदाई। हरिशेर ने अपनी रचना धर्म परीक्षा में अपभ्रंश के किन 3 महान कवियों का उल्लेख किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वयंभू पुष्पदंत और चतुर्मुख। स्वयंभू पुष्पदंत और चतुर्मुख। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी स्वयंभू पुष्पदंत चतुर्मुख। हरिशेर ने अपनी रचना धर्म परीक्षा में स्वयंभू पुष्पदंत और चतुर्मुख का उल्लेख किया है। चतुर्मुख को पधड़िया बंध का श्रेष्ठ कवि भी माना जाता है। चतुर्मुख को पधड़िया बंध का श्रेष्ठ कवि भी माना जाता है। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य में चर्या पद क्या है? सिद्ध साहित्य में चर्या पद क्या है? विकल्प ए पूजा के मंत्र, विकल्प बी गुरु द्वारा दिया गया दंड, विकल्प सी साधना अवस्था में गाए जाने वाले गीत, विकल्प डी तांत्रिक चित्रकला या विकल्प ई विवाह के गीत। सिद्ध साहित्य में चर्या पद क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी साधना अवस्था में गाए जाने वाले गीत। सिद्धों की साधनात्मक अवस्था में उनके मुख से जो भी वाणी निकलती थी उसे ही चर्या पद कहा जाता था। इसकी भाषा संध्या भाषा या प्रतीकात्मक कूट भाषा होती थी। संध्या भाषा। अगला प्रश्न है, राजा मुंज ने किस कवि को सरस्वती की उपाधि दी थी? विकल्प ए पुष्पदंत, विकल्प बी स्वयंभू, विकल्प सी धनपाल, विकल्प डी मेरुतुंग, विकल्प ई सोमप्रभ सूरी। राजा मुंज ने किस कवि को सरस्वती की उपाधि दी थी? विकल्प पुनः सुनिए, पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, मेरुतुंग या सोमप्रभ सूरी। राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि किसे दी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी धनपाल। धनपाल को राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। धनपाल 10वीं शताब्दी के कवि थे जिन्होंने भविष्यत कहा नामक ग्रंथ रचा था। उनकी प्रसिद्ध रचना क्या थी? भविष्यत कथा या भविष्यत कहा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का प्रथम रास काव्य कौन सा माना जाता है? अपभ्रंश का प्रथम रास काव्य कौन सा माना जाता है? भारतेश्वर बाहुबली रास, उपदेश रसायन रास, बुद्धि रास, जीवदया रास या रेवंतगिरी रास। अपभ्रंश का प्रथम रास काव्य कौन सा माना जाता है? उत्तर विकल्प ए भारतेश्वर बाहुबली रास, बी उपदेश रसायन रास, सी बुद्धि रास, डी जीवदया रास या ई रेवंतगिरी रास। अपभ्रंश का प्रथम रास काव्य किसे माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास जिन दत्त सूरी की रचना थी, इसी से अपभ्रंश का प्रथम रास काव्य माना जाता है। इसमें 80 पद थे और इसका विषय था रासलीला या नृत्य और गीत। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश और हिंदी के छंदों के संबंध में क्या मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश और हिंदी के छंदों के संबंध में क्या मानते हैं? विकल्प ए दोहा प्राकृत का छंद है, दोहा प्राकृत का छंद है, बी गाथा अपभ्रंश का छंद है, सी गाथा प्राकृत का और दोहा अपभ्रंश का मुख्य छंद है, डी दोहा और गाथा दोनों संस्कृत के छंद है और ई अपभ्रंश में छंदों का अभाव है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी गाथा प्राकृत का और दोहा अपभ्रंश का मुख्य छंद है। अगला प्रश्न है, प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? वररुच, हेमचंद, मार्कंडेय, स्वयंभू या लक्ष्मीधर। प्रश्न पुनः सुनिए, प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? वररुचि, हेमचंद, मार्कंडेय, स्वयंभू या लक्ष्मीधर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि वररुच, हेमचंद, मार्कंडेय, स्वयंभू या लक्ष्मीधर।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, हेमचंद। प्राकृतिक का पाणिनि हेमचंद को कहा जाता है। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ शब्दानुशासन, हेमचंद ने शब्दानुशासन नामक एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश था। इसी कारण उन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वयंभू के अधूरे ग्रंथ, ध्यान दीजिएगा, स्वयंभू के अधूरे ग्रंथ पौंचर्यु को किसने पूर्ण किया? स्वयंभू के अधूरे ग्रंथ पौंचर्यु को किसने पूर्ण किया? पुष्पदंत, उनके पुत्र त्रिभुवन, धनपाल ने, हरिशेर ने या देवसेन ने? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? स्वयंभूकृत पौंचर्यु में 5 कांड थे। इसे स्वयंभू पूरा नहीं कर पाए, जिसे बाद में उनके पुत्र ने पूरा किया। और इस पुत्र का क्या नाम था? तो उस पुत्र का नाम था त्रिभुवन। स्वयंभू के अधूरे ग्रंथ पौंचर्यु को त्रिभुवन ने पूर्ण किया। पौंचर्यु राम कथा पर आधारित एक ग्रंथ है, जिसमें 5 कांड है। अगला प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम में किन कवियों की रचनाओं का संकलन मिलता है? प्राकृत पैंगलम में किन कवियों की रचनाओं का संकलन मिलता है? केवल विद्यापति, बब्बर, झज्जल, विद्याधर, सारंगधर, विकल्प सी सरहपा, कण्हपा, लुइपा, विकल्प डी स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या विकल्प ई कबीर, सूर, तुलसी? प्राकृत पैंगलम में किन कवियों की रचनाओं का संकलन मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, बब्बर, जज्जल, विद्याधर और सारंगधर। इन 4 कवियों की रचनाओं का संकलन मिलता है। अतः इस प्रश्न प्राकृत पैंगलम में किन कवियों की रचनाओं का संकलन मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, बब्बर, जज्जल, विद्याधर और सारंगधर। अगला प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ध्यान दीजिएगा, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है और उनका समय क्या बताया है? विकल्प ए स्वयंभू 783 ईस्वी, विकल्प बी सरहपा 769 ईस्वी, विकल्प सी पुष्पदंत 972 ईस्वी, विकल्प डी राजा मुंज 993 ईस्वी और विकल्प ई शालिभद्र सूरि 1184 ईस्वी। राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, सरहपा 769 ईस्वी। विकल्प बी सरहपा 769 ईस्वी। राहुल संकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। सरहपा ने ही पहले दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग किया था। ध्यान दीजिएगा, सरहपा ने ही सबसे पहले दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावनात्मक गीत मिलते हैं? किस कवि की रचनाओं में रहस्य भावनात्मक गीत मिलते हैं? विकल्प ए सरहपा, विकल्प बी लुइपा, विकल्प सी कण्हपा, विकल्प डी शबरपा या विकल्प ई डोम्भिपा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी कण्हपा। कण्हपा की रचनाओं में रहस्य भावनात्मक गीत मिलते हैं। कण्हपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते थे। वो एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने रहस्य भावनात्मक गीत लिखे थे। वे जालंधर पा के शिष्य थे और जाति के ब्राह्मण माने जाते हैं। अगला प्रश्न, कुमारपाल प्रतिबोध किस प्रकार की रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध किस प्रकार की रचना है? केवल पद्य रचना है, केवल गद्य और पद्य अर्थात चंपू काव्य, नाटक शैली में या सूफी शैली में? कुमारपाल प्रतिबोध किस प्रकार की रचना है? केवल पद्य रचना है, केवल गद्य रचना है, गद्य और पद्य दोनों चंपू है, या नाटक शैली में या सूफी शैली में? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरि की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरि की रचना है और जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। इसमें संस्कृत और प्राकृत का मिश्रण है और बीच बीच में अपभ्रंश के दोहे भी मिलते हैं। तो कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरि द्वारा रचित रचना है जो गद्य और पद्य दोनों मिश्रित है।
अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, गद्य और पद्य दोनों मिश्रित चंपू काव्य। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रामाणिक उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? अपभ्रंश शब्द का, अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? अशोक के शिलालेख में, रुद्रदमन के शिलालेख में, धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में या खारवेल के अभिलेख में? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अशोक के शिलालेख, रुद्रदमन के शिलालेख, धारसेन द्वितीय के शिलालेख, समुद्रगुप्त प्रशस्ति में या खारवेल के अभिलेख में? अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक उल्लेख धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का कवि बताया था। धारसेन के शिलालेख में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मिलता है, जहां उन्होंने अपने पिता को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि बताया है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को भाषा की जड़ कहा है? विकल्प ए चंद्रबरदाई, विकल्प बी स्वयंभू, विकल्प सी पुष्पदंत, विकल्प डी जगनिक या विकल्प ई नरपतिनाल? शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को भाषा की जड़ कहा था? चंद्रबरदाई, स्वयंभू, पुष्पदंत, जगनिक या नरपतिनाल? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पुष्पदंत अर्थात विकल्प सी। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाषा की जड़ कहा था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता और कीर्तिपताका किस भाषा में रचित मानी जाती है? कीर्तिलता और कीर्तिपताका किस भाषा में रचित मानी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? शुद्ध संस्कृत, अवहट्ट या अपभ्रंश का परवर्ती रूप, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या पाली? कीर्तिलता और कीर्तिपताका विद्यापति की रचनाएं थी, तो इस किस भाषा में उन्होंने ये रचना की थी? संस्कृत, अवहट्ट, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या पाली? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अवहट्ट या अपभ्रंश का परवर्ती रूप। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में महिलाओं योगिनियों की भागीदारी के विषय में क्या सत्य है? कोई महिला सिद्ध नहीं थी, केवल एक महिला सिद्ध थी, 3 प्रमुख महिला सिद्धों का उल्लेख मिलता है, सभी सिद्ध महिलाएं ही थीं, महिलाओं को साधना की अनुमति नहीं थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3 प्रमुख महिला सिद्धों का उल्लेख मिलता है, लक्ष्मी खरा, कनकलता, मणिभद्रपा। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3 प्रमुख महिला सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सिद्ध साहित्य में महिलाओं की भागीदारी के विषय में क्या सत्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 3 प्रमुख महिला सिद्धों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, जसहर चरिव यशोधरा चरित किसकी रचना है? जसहर चरिव किसकी रचना है? विकल्प ए स्वयंभू, विकल्प बी पुष्पदंत, विकल्प सी धनपाल, विकल्प डी राम सिंह, विकल्प ई जो इंदु? जसहर चरिव किसकी रचना है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी पुष्पदंत। पुष्पदंत ने जसहर चरिव और अड़य कुमार चरिव की रचना की थी, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी पुष्पदत्त। अगला प्रश्न और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? विकल्प ए अवहट्ट, विकल्प बी पुरानी हिंदी, विकल्प सी पिंगल, विकल्प डी डिंगल या विकल्प ई संधा भाषा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी पुरानी हिंदी। विकल्प बी पुरानी हिंदी। गुलेरी जी पहले विद्वान थे जिन्होंने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर पुकारा। आचार्य शुक्ल और राहुल संकृत्यायन ने भी उनके इस मत को स्वीकार किया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी पुरानी हिंदी। इसी के साथ
आज की प्रश्नावली को विराम देते हैं। आपने कितने प्रश्न सही किए हैं ज़रूर बताएं। इसी क्रम के शेष प्रश्नों के साथ जल्द ही उपस्थित होते हैं। तब तक चैनल से जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाओं से अवश्य अवगत कराइए। धन्यवाद।